हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शिक्षा अर्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। योर वेलकम फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के लिए हमने इस एक्ट को स्पेशली आपके लिए बनाया है। और ये एक्ट एमपी एडीपीओ के साथ साथ में यूपीएससी और प्रत्येक राज्य के पीएससी लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और हमने कोशिश करेंगे कि इस एक्ट में आपको इसके जो लीगल प्रोविजन है उन सबको बारीकी से आपके समक्ष प्रस्तुत करें। तो आइए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने एक नए सब्जेक्ट की ओर, SC/ST एक्ट की ओर। तो फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसे 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इसमें कुल 23 धाराएं हैं। हमें ये जानना होगा फ्रेंड्स। किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसमें कितने अध्याय हैं, उसमें कितनी टोटल धाराएं हैं, उसमें यदि कोई अनुसूची जुड़ी है तो उस अनुसूची का जिक्र होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें 5 अध्याय, 23 धाराएं और एक अनुसूची को सम्मिलित किया गया है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक नजर में। देखिए, पहले हम इस एक्ट का एक ओवरऑल व्यू लेंगे, इसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप इसके सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। पहला जो अध्याय है, अध्याय 1, किसी भी एक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसका बार बार रिवीजन आवश्यक है। अध्याय 1, जिसको प्रारंभिक बोलेंगे, ठीक है। इसमें धारा 1 से 2 तक कवर की गई है। इसमें है अध्याय 2, इसमें जो है अत्याचार के अपराध से संबंधित धारा है। ये अत्याचार के अपराध, ये धारा 3 से धारा 9 तक इसमें कवर होता है। फिर इसके बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, अध्याय 3। अध्याय 3 में मोस्टली जो बताया गया है वह निष्कासन के बारे में है। निष्कासन यानी कि SC/ST एक्ट में किसी व्यक्ति का निष्कासन के प्रोविजन धारा 10 से 13 तक दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, अध्याय 4, स्पेशल कोर्ट। इसमें बताया गया है विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय, ठीक है, धारा 14 से धारा 15 तक। इसमें एक और ऐड किया गया है 2016 में, अध्याय 4 का पीड़ित और साक्षियों के अधिकार। इसमें हमें एक ही धारा देखने को मिलेगी और वो है धारा 15A। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है अध्याय 5, प्रकीर्ति के नाम से हम इसे समझते हैं। इसमें धारा 16 से 23 तक कवर किया गया है। तो इस प्रकार आपके समक्ष में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अध्याय हमें देखने को मिलते हैं। मूलतः इसमें 5 अध्याय हैं, लेकिन 2016 के संशोधन के द्वारा अध्याय 4 को जोड़ करके पीड़ित और साक्ष्यों के अधिकार इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, 15A में इसे बताया गया है। अब आइए हम अपने डिस्कस कर लेते हैं इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस पर। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है किसी भी एक्ट को पढ़ने पर कि ये एक्ट कौन से क्रमांक का है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो एडीपीओ का एग्जाम होना है, उस एडीपीओ के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ये प्री के क्वेश्चन है, मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन प्री के एग्जाम के लिए, चाहे वह सिविल जज का सॉरी किसी भी पेपर कोई से भी एग्जाम का प्री हो, प्री में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका एक्ट नंबर क्या है, हमने इसका एक्ट नंबर लिख दिया यहां पर 33।
कानून के विद्यार्थी जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो इसे जानते हैं कि 33 क्या है, एक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, एक्ट नंबर होता है किसी भी सन में कितने एक्ट पारित हुए हैं, और उस सन में 1989 में ये एक्ट पारित हुआ था, तो ये कौन से नंबर का एक्ट था, ये था एक्ट नंबर 33। ठीक है, अब इस एक्ट को जब पास हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति की अनुमति, संसद से जब निकल जाता है, पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। 11 सितंबर 1989 राष्ट्रपति की अनुमति इस एक्ट को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद ये एक्ट लागू कब होता है? सेक्शन 1 में इस बात को बताया गया है, लेकिन अभी डिस्कस करते हैं। 30 जनवरी 1989 को इस एक्ट को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, 11 सितंबर 1989 को, लेकिन 30 जनवरी 1990 को ये एक्ट संपूर्ण उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था, लेकिन आज की तात्कालिक परिस्थितियों में 2019 में धारा 370 एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से जम्मू कश्मीर में हट गई है, तो इस कारण से वहां एक नया एक्ट पास किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इस संदर्भ में ये एक्ट अब जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होता है। मुख्यतः भारत के सभी अधिनियम अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पास हो जाने के कारण जम्मू कश्मीर में लागू किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 1989 हम सेक्शन पे आए, उससे पहले एक बात और, किसी भी अधिनियम को पढ़ने से पहले उसकी उद्देश्यता को हमें समझना होता है। कुछ अधिनियम की उद्देश्यता बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि हमारे संविधान की उद्देश्यता अति महत्वपूर्ण है, उसमें से काफी क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं। ऐसे ही हमारे इस SC ST एक्ट की उद्देश्यता भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी उद्देश्यता हमें कुछ बताती है। तो आइए समझते हैं क्या है उद्देश्यता। SC ST एक्ट की उद्देश्यता में हमें मुख्यतः 3 चीज देखने को मिलेंगी। क्या क्या? देखो, इस एक्ट को क्यों बनाया गया, क्या इसका उद्देश्य था, क्यों इसे पारित किया गया। पहला उद्देश्य, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार के निवारण के लिए, पहला उद्देश्य उसके निवारण के लिए। ठीक है, दूसरा, उन अत्याचार के अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए, दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा उद्देश्य, पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने एवं उनका पुनर्वास करने के लिए या उनसे कनेक्टेड विषयों को इसमें सम्मिलित करने के लिए इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। 3 उद्देश्य हमारे सामने उद्देश्य से निकल करके आते हैं। ठीक है, इस क्या, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार के निवारण के लिए और उसके विचारण के लिए स्पेशल कोर्ट की स्थापना, और पीड़ित व्यक्तियों के को राहत और उनका पुनर्वास करने के लिए इस अधिनियम को अधिनियमित किया जाता है। तो आइए अब आते हैं अपने सेक्शन पर। सेक्शन 1-2 प्रारंभिक है। इसमें बताया गया है सेक्शन 1 में अधिनियम का नाम, विस्तार और प्रारंभ। सभी अधिनियम में मुख्यतः 3 चीज हमें सेक्शन 1 में देखने को मिलती हैं। इसका नाम जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से हम कहते हैं। इसके बाद इसका ये लागू कहां पर होता है, इसका प्रारंभ देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होता है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद अब ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको आंसर लगाना है यस। तो फ्रेंड्स, इसकी लागू होने की डेट 30 जनवरी 1990। लागू होने की डेट क्या है इस एक्ट की? देखिए, 30 जनवरी 1990 को ये देश में लागू होता है। यह 11 सितंबर 1989 राष्ट्रपति की अनुमति से मिलती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें याद रखना है, और इस प्रकार के प्रश्न पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं प्री एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सेक्शन हो गया। अब सेकंड सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में हम डेफिनेशंस क्लॉज पढ़ेंगे, और डेफिनेशंस क्लॉज से भी अक्सर MPADPO के एग्जाम में या किसी और अन्य एग्जाम के प्री एग्जाम में जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं डेफिनेशन क्लॉज से। डेफिनेशन क्लॉज में ये पूछ लिया जाता है अक्सर कि डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन किस संख्यांक पर या कौन सी धारा में दी गई है। तो हमें ये सब चीजें याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूं, और फिर आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सेक्शन 2 में हम डेफिनेशंस क्लॉज पढ़ेंगे। तो हमें यहां मुख्य रूप से कितनी डेफिनेशन देखने को मिलती हैं? देखिए, इसमें
सेक्शंस 2 परिभाषा खंड। ठीक, इसमें आपको का मुख्यतः 2016 में एक अमेंडमेंट आता है। उस अमेंडमेंट से SC/ST एक्ट में काफी चेंजेस किए गए थे, लेकिन उससे पहले इस एक्ट में कुछ गिनी चुनी डेफिनेशन हुआ करती थी, 5 डेफिनेशन थी। देखिए, पहले नंबर पर डेफिनेशन आती है अत्याचार किसे कहते हैं। ठीक है, अत्याचार के अपराध, ठीक। और खा नंबर पे आती है आपकी डेफिनेशंस संहिता। आप ध्यान से इसको देखें, आपको यहां बोर्ड पर ही इस वीडियो में ही सारे डेफिनेशन याद हो जाएंगी। ठीक है। सी नंबर पे आपकी आती है, गा पर आपकी आती है अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति। ठीक है। इधर घ नंबर में जब आते हैं तो हमें डेफिनेशन देखने को मिलती है विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय। ठीक है। और ये प्रणाम है विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक। अब इसमें आपको क्या करना है, ये हमारी प्रारंभिक सेक्शंस थी, और लेकिन इसमें एक और सेक्शन आपको देखने को मिलेगी 4, जिसमें बताया गया है कि ऐसे शब्द और पद जो कि अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं लेकिन उनका वर्णन या उनको आइडेंटिफाइड अधिनियम में नहीं किया गया है, तो उसका अर्थ हम कहां से लेंगे। तो उसमें बताया गया है कि आईपीसी और सीआरपीसी से लेंगे, लेकिन इसमें अभी संशोधन कर दिया गया था। उसका कहां से लेंगे, आईपीसी और सीआरपीसी। इसको हम अभी थोड़ा बाद में देखते हैं। अब देखिए, अत्याचार के अपराध से क्या संबंध, क्या प्रेरित है। जो धारा 3 में अत्याचार के अपराध डिफाइन किए गए हैं, वो अत्याचार के अपराध धारा 3 में बताए गए हैं। संहिता के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता है। अब आते हैं हम अपनी अनुसूचित जाति जनजाति। तो अनुसूचित जाति जनजाति का मतलब क्या होता है। अनुसूचित जाति जनजाति का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 366 में जो कि डेफिनेशन क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें खंड 24 और खंड 25 में बताया गया है, उसके अनुसार इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का मतलब निकाला जाएगा। खंड 24 और 25 में क्या कहा गया है, खंड 24 और 25 में ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 16 के अंतर्गत आर्टिकल 341 और 342 में माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जिन कास्ट को या जिस ग्रुप को अनुसूचित जाति और जनजाति डिसाइड किया गया है, वही अनुसूचित जाति और जनजाति समझे जाएंगे। तो इसमें आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366 खंड 24 और 25, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342। ठीक, संहिता हो गई, सीआरपीसी है संहिता का मतलब। ठीक है। विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय आगे हम पढ़ने को मिलेगा कि धारा 14 में विशेष न्यायालय बताए गए हैं कि किसे हम विशेष न्यायालय बना सकते हैं। ठीक है। तो धारा 14 में हमें पढ़ने को मिलेगा, आगे पढ़ेंगे इसी एक्ट में। विशेष लोक अभियोजक धारा 15 में पढ़ने को मिलेगा। और अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि आईपीसी में उन शब्दों पदों का जो कि वर्णित नहीं किए गए इसमें SC/ST एक्ट में, तो उनका मतलब क्या होगा। उनका मतलब होगा आईपीसी और सीआरपीसी में यदि वे वर्ड यूज किए गए हैं तो उनका मतलब वहां से निकाला जाएगा। लेकिन 2016 में एक अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के द्वारा आईपीसी और सीआरपीसी के अतिरिक्त एक शब्द और जोड़ा गया, वो है एविडेंस। एविडेंस। अब देखिए इसका स्कोप बढ़ गया। अब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इन तीनों में यदि कहीं पर उसका मतलब दिया गया है तो वहां से हम उसका मतलब ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे शब्द और पदों का जो कि SC/ST एक्ट में वर्णित किए गए हैं लेकिन उनको जो है उसमें परिभाषित नहीं किया गया है, उनका मतलब नहीं दिया गया है, तो उसका मतलब कहां से गेन करेंगे, आईपीसी, सीआरपीसी और 2016 के अमेंडमेंट के बाद एविडेंस से। आई होप कि आपको समझ में आया। अब हम आते हैं अपने मेजर अमेंडमेंट पर, 2016 में किए गए थे। देखिए आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो 2016 का मेजर अमेंडमेंट एक्ट है वो कब पारित किया गया था। ठीक है। देखिए यहां लिखते हैं, कहां पर लिखे हैं, यहां लिख देते हैं। 2016 में 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 20
2016 का अमेंडमेंट, ठीक है, SC/ST, सॉरी, इसे हम बोलेंगे SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये कब पास किया गया था? ये किया गया था, ये लागू कब होता है? 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी को ये लागू होता है पूरे SC/ST एक्ट पर, ठीक है। 26 जनवरी को ये, सॉरी, आदि 26 जनवरी को ये लागू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमारा निकल के ये भी आता है कि SC/ST एक्ट अमेंडमेंट 2016 कब लागू किया गया था भारत में? तो 26 जनवरी 2016 को इसे लागू किया गया। इसमें थोड़ा हमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये एक्ट एक तारीख है 30 जनवरी 1990, दूसरी तारीख है 26 जनवरी 2016। तो ये अमेंडेड एक्ट की तारीख है 26 जनवरी 2016 और 30 जनवरी 1990 ये इसकी तारीख है। किसकी? 1989 के एक्ट, मूल अधिनियम की। इसमें हमें कुछ 5-6 धारा देखने को मिलती हैं। देखिए, जो डेफिनेशन क्लॉज जुड़ा हुआ है, एक तो खा में जुड़ा हुआ है और दूसरा इस अड़ा में जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इसे हम पढ़ेंगे खा और खा, इसी से जुड़ा हुआ है। अभी आपको प्रश्न दे दिया कि बताइए आश्रित की डेफिनेशन किस में है, किस क्लॉज में है? तो आपको दे दिया खा और का, और आपने भी लगा दिया खा और का, तो आपका हो गया गलत। इसलिए आपको थोड़ी सी बातें एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपके माइंड में सेट करनी होगी। यहां पर हम खा और खा, का को हटाते हैं, खा और खा में ही आश्रित की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। आश्रित, दूसरी अमेंडेड डेफिनेशन कौन सी है? आर्थिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार। तीसरी डेफिनेशन कौन सी है? गा में अनन्य विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय, ठीक है। चौथी कौन सी है? चौथी है आपकी वन अधिकार। पांचवी कौन सी है? देखिए, खा, गा, घा, अड़ा और चा, ये है हाथ से मेला उठाने वाले लोग, वो बताया गया। हाथ से मेला उठाने वाले लोग, उठाने वाले, इसे डिफाइन किया गया है। किस हाथ से मेला उठाने वाले कौन होते हैं, इसे खा और चा में डिफाइन किया गया है। वही हम आते हैं का, खा, गा, घा, अड़ा, चा और छा। इसमें बताया गया है लोक सेवक, लोक सेवक। फ्रेंड्स, जब ये चीजें हमें याद हो सकती हैं तो आपको भी हो सकती हैं। वेरी सिंपल, करना क्या है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। यदि आप हर क्वेश्चंस में लॉजिक लगाने के पीछे पड़ेंगे तो फिर आपको जो है लॉजिक लगाने के लिए लॉजिक को भी याद करना पड़ेगा, आपका जो है वर्क दुगना हो जाएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। इसमें कितनी डेफिनेशन जुड़ी हुई है? मुख्य रूप से 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी प्रकार से अड़ा में भी है। अड़ा में देख लेते हैं हम, ये CRPC और प्लस एविडेंस 2016 के बाद, ठीक है। अड़ा में कौन सी जुड़ी हुई है? यहाँ अड़ा का से चलेंगे, आपको याद रखना है। यहाँ खा से स्टार्टिंग की थी अमेंडेड डेफिनेशंस, अब यहाँ अमेंडेड डेफिनेशन का से स्टार्ट की जाएगी अड़ा और का में। सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी देखने को मिलेगी? अनुसूची, अनुसूची। खा में कौन सी देखने को मिलेगी? आर्थिक बहिष्कार, ओ सॉरी, सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, ठीक। गा में कौन सी देखने को मिलेगी? पीड़ित, और घा में कौन सी देखने को मिलेगी आपको?
साक्षी। इस प्रकार से ये डेफिनेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। अमेंडेड डेफिनेशन खा में जुड़ी हुई है और अमेंडेड डेफिनेशन ड़ा में जुड़ी हुई है। गा में घा में कोई नहीं है और का में कोई नहीं है। ठीक है, अब आइए जल्दी से इनका मतलब समझ लेते हैं, क्या मतलब है इनका। देखिए, अपराध, अत्याचार के अपराध हम पहले समझ चुके हैं, संहिता को समझ चुके हैं, अनुसूचित जाति जनजाति समझ चुके हैं, आर्टिकल 366 की क्लॉज 24 और 25 में बताया गया है, विशेष न्यायालय समझ चुके हैं और हम विशेष लोक अभियोजक को भी समझ चुके हैं सेक्शन 15 इस एक्ट की सेक्शन 15 में और आईपीसी आरपीसी उन पदों के अर्थों के संबंध में। ठीक है, अब हम इनको समझते हैं। आश्रित, आश्रित किसे कहते हैं? आश्रित में आपको 7 पॉइंट देखने को मिलेंगे। देखिए, माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी, 6 हो गए, एक बालक। ठीक है, इस प्रकार से 7 वर्ड आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आश्रित के अंतर्गत इन्हें माना गया है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बालक। ठीक है, ये लोग आश्रित समझे जाएंगे। किसके? पीड़ित व्यक्ति के, जिसके साथ अपराध किया गया है उसके आश्रित ये लोग समझे जाएंगे, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बालक। इसके बाद हम आते हैं आर्थिक बहिष्कार पर। तो आपने देखा कि यहाँ दूसरे नंबर पर आर्थिक बहिष्कार है और इसमें भी दूसरे नंबर पर सामाजिक बहिष्कार है। बहिष्कार दोनों साइड से, इधर से बहिष्कार, इधर से बहिष्कार, यहाँ पर आर्थिक है, यहाँ पर सामाजिक है। आपको ये कंपेरिजन करना है अपने याद करने की सुविधा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, आर्थिक बहिष्कार क्या होता है? जब किसी व्यक्ति से इकोनॉमिकल उसका बाइकआउट किया जाता है, उससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया जाता या उससे कोई सेवाएं ली जाती है, उनको पैसा नहीं दिया जाता है, इस प्रकार से हम आर्थिक बहिष्कार उस व्यक्ति का समझ सकते हैं। ठीक है, अनन्य विशेष न्यायालय। अनन्य विशेष न्यायालय धारा 14 के अंतर्गत आपको अनन्य विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय में एक चीज बहुत बारीकी से फाइंड आउट करनी है और वो ये है कि धारा 14 में अनन्य विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय को परिभाषित किया गया है। यहां पर धारा 14 की उपधारा 1 में अनन्य विशेष न्यायालय के बारे में कहा है कि ऐसा न्यायालय जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से स्थापित करे। यहां पर देखिए, अनन्य विशेष न्यायालय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्थापित। यहां इसे स्थापित किया जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं, इन्हें ही हम फाइंड आउट करना है। स्थापित किया जाएगा। और विशेष न्यायालय क्या किया जाएगा? विनिर्दिष्ट। ठीक है, धारा 14 में ये धारा 14 की डेफिनेशन है और ये विशेष न्यायालय को कवर करती है। स्पेशली अनन्य विशेष न्यायालय को इसमें बताया गया है और धारा विशेष न्यायालय की डेफिनेशन कहां में दी गई है और 14 में इसको जो है पूरी तरीके से विस्तार से बताया गया है कि किसे विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं वन अधिकार। वन अधिकार किसे कहते हैं? तो एक अधिनियम है, परंपरागत वन अधिकार अधिनियम 2006 में बताया गया है कि वन अधिकार किसे कहते हैं। ठीक है, अपने को ज्यादा याद नहीं करना है और इतना ही याद करना है कि वन अधिकार किस सेक्शन में दिया गया है। तो वन अधिकार खा और अणा में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हाथ से मैला उठाने वाले लोग। ये हाथ से मैला उठाने वाले लोग कौन से हो सकते हैं? तो इसके लिए भी एक अधिनियम बनाया गया है सरकार ने कि हाथ से मैला उठाने वाले लोगों का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013। इस अधिनियम की धारा 2, 1 और 6 में ये बताया गया है कि कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें हम हाथ से मैला उठाने वाले लोग बोल सकते हैं। तो सामान्य सी बात है कि हमारे यहाँ पहले जमाने में जो शुष्क शौचालय हुआ करते थे, उन शुष्क शौचालयों से मानव के अपशिष्ट पदार्थों को फेंकने के लिए एक कौम या कम्युनिटी हुआ करती थी, उसके द्वारा जो है शुष्क शौचालयों से उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर फेंका जाता था या फिर नालियों से, गटर से बिना किसी सेफ्टी के उनको निकाल करके बाहर फेंकना। ऐसे लोगों को हमने इस अधिनियम के अंतर्गत मैला उठाने वाले व्यक्तियों के अंतर्गत रखा है। तो फ्रेंड्स, हाथ से मैला उठाने वाले लोग कौन से होते हैं? जो हाथ से मैला उठाने वाले लोग प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 2, 1, 6 में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, हाथ से मैला उठाने वाले लोग हो गए। अब आते हैं लोक सेवक। तो फ्रेंड्स, लोक सेवक में आपको 3 चीजें यहां देखने को मिल जाएंगी। अगर आपसे प्रश्न में ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि लोक सेवक क्या है और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आईपीसी की सेक्शन 21 या फिर सीपीसी की सेक्शंस के अंतर्गत, है ना, तो आप जल्दी से क्या करेंगे? ये क्रिमिनल सब्जेक्ट है, झट से आईपीसी का सेक्शन 21 लगा देंगे और वहीं आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को हमें फाइंड आउट करना है और इन्हीं आंसर्स पर हमारा जो है जो मेरिट डिसाइड करती है, डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स,
लोक सेवक में आपको 3 चीजें यहां देखने को मिल जाएंगी। देखिए, पहले तो आईपीसी के अंतर्गत जितने भी लोक सेवक की डेफिनेशन दी गई है, क्या आईपीसी 21 आईपीसी इसको भी लिया गया। दूसरा, आईपीसी के अतिरिक्त किसी और अधिनियम में या किसी और विधि में लोक सेवक को परिभाषित किया गया तो उसे भी लोक सेवक माना गया इसके अंतर्गत। 1 मिनट। फ्रेंड्स, किसी कारण से लाइट चली गई है तेज हवाओं के कारण। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने समझा कि लोक सेवक, तो लोक सेवक में आईपीसी की सेक्शन 21 के अंतर्गत लोक सेवक आ सकता है, या फिर किसी और अन्य विधि के अंतर्गत लोक सेवक आ सकता है, या फिर तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति लोक सेवक के अंतर्गत आ सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ लोक सेवक हो गया। अब आते हैं हम अपने अनुसूची और सामाजिक बहिष्कार पीड़ित साक्षी के आधार पर। इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। अनुसूची, अनुसूची क्या है? अनुसूची वह है जो इस अधिनियम में उपाबद्ध है। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुसूची जो है हमारे अधिनियम में पीछे दी गई है, पीछे अधिनियम में दी गई है। इस अनुसूची को कब जोड़ा गया है? इस अनुसूची को 2014 के संशोधन से हमारे SC/ST एक्ट में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, पीछे इसके एक अनुसूची है और वो अनुसूची क्या बताती है कि जो प्रतिकर वगैरह है या फिर जो ऑफेंसेस हैं जिनमें प्रतिकर दिया जाना है, इसके बारे में वर्णन हमें अनुसूची में मिलता है। तो अनुसूची के मतलब अधिनियम के पीछे जुड़ी हुई अनुसूची अभिप्रेत है। इसके बाद सामाजिक बहिष्कार, जिस प्रकार से आर्थिक बहिष्कार किया जाता है उसी प्रकार से सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सामाजिक यानी कि सोशल बाइकआउट किया जाता है। ठीक है, सोशल बाइकआउट किसी भी आधार पर हो सकता है, ये तथ्य का प्रश्न है कि किस व्यक्ति का सोशल बाइकआउट किया जा रहा है। सोशल बाइकआउट, तो सोशल बाइकआउट में किसी व्यक्ति को अपने समाज से गिराना, जैसे कि आप पहले पंचायतों में देखते हैं कि किसी व्यक्ति को समाज से दूर कर देना, समाज से बाहर निकाल देना, इस प्रकार के कुछ ये गैर सामाजिक कृत्य हैं जो कि सोशल बाइकआउट के अंतर्गत हम इन्हें कवर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम पीड़ित पर। पीड़ित किसे कहते हैं? पीड़ित व्यक्ति कौन है? देखिए, पीड़ित व्यक्ति वो है जिसके साथ में इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है। इसमें कौन कौन आएगा? देखिए, इसमें पीड़ित के अंतर्गत विधिक वारिस आ सकते हैं, विधिक संरक्षक आ सकते हैं और उसके नातेदार आ सकते हैं। नातेदार, विधिक वारिस, विधिक संरक्षक, ये 3 प्रकार के व्यक्ति, जो 3 कैटेगरी हैं, ये पीड़ित के अंतर्गत आ सकती हैं। और किसे पीड़ित समझा जाएगा? जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है और उस अपराध में उसको कोई शारीरिक क्षति हुई है, उसको कोई मानसिक क्षति हुई है, या फिर उसको कोई भावनात्मक क्षति हुई है, या फिर मनोवैज्ञानिक क्षति उसको कारित हुई है। आपका प्रश्न यहाँ गलत इसलिए हो सकता है, यदि आप क्षति की डेफिनेशन इस एक्ट में आईपीसी की डेफिनेशन से कवर करेंगे तो गलत हो जाएगा। उसमें 4 प्रकार की क्षति के कंटेंट दिए गए हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक और मानसिक ये सब दिए गए। यहाँ मनोवैज्ञानिक अलग से स्पेशल जोड़ दिए गए। तो फ्रेंड्स, 4 प्रकार के मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तौर से वह व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति की श्रेणी में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं साक्षी पर। साक्षी किसे कहते हैं? साक्षी को लेकर के हमारे समाज में एक भ्रांति बनी हुई है। हमारे समाज में लोग कहते हैं कि SC/ST एक्ट को लगाने के लिए या सामान्य भाषा में हरिजन एक्ट को लगाने के लिए 2 सामान्य गवाह की आवश्यकता होती है। ये सारी अनर्गल बातें हैं, इनका कोई सार नहीं है। यदि SC/ST एक्ट के लिए सामान्य गवाह की जरूरत पड़ती तो इस एक्ट का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। ये सारी मनगढ़ंत भ्रामक बातें हैं। तो फ्रेंड्स, साक्षी के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति जिसने घटना को देखा है, जो अन्वेषण के दौरान या फिर ट्रायल के दौरान या फिर किसी इंक्वायरी के दौरान साक्ष्य देता है, न्यायालय के समक्ष आता है, पुलिस के समक्ष आता है और आंखों देखा वर्णन या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो सारे व्यक्ति क्या साक्षी के अंतर्गत कवर हो सकते हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार हमने आज समझा डेफिनेशन क्लॉज में कि अत्याचार के अपराध किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्लॉज में अनुसूचित जाति कौन है और ये संहिता क्या है, इस सबको हमने समझा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम किसी और टॉपिक को कवर करें, सॉरी
इसी के अगले प्रावधानों को हम कवर करेंगे। उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, बहुत जल्दी हम उसके कवर अपलोड आपके साथ में कर देंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।